हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। देखिए, जो परीक्षावाणी की सीरीज चलाई थी हम लोगों ने, उस सीरीज में हम लोग पुनः काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि बीच में भी एग्जाम आ गया था आपका, तो हम लोगों ने थोड़ी करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों को दी थी। इसमें अभी हम लोगों का जो एक चैप्टर है परीक्षावाणी का, अध्याय नंबर 15, उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य है। ये यहाँ से क्या क्या प्रश्न पेपर के लिए इंपोर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों को हमारे साथ में अंडरलाइन करना। जो बात बताएंगे किताब से अंडरलाइन करने की, केवल उतनी ही करके चलना। आप लोग एडवांस चीजों को छोड़ देना। जो भी चीजें होंगे आप लोग उन्हीं का बार बार अध्ययन करके रिवाइज करना चीजों को, और उन्हें को बार बार सुनना। जरा देखिए, जरा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डरी अथवा पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था। यहां से प्रश्न क्या है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डरी प्रकार की, मतलब पहले जो उत्तराखंड में हम लोग देखते थे, जिस प्रकार से अब तो फोन पे वगैरह भी चले हुए, पहले जो बाहर नौकरी करते थे उत्तराखंड के व्यक्ति, मनी ऑर्डर के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से वे अपने घर पर अपनी सैलरी वगैरह पहुंचाते थे। तो हम लोग कहते हैं कि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था वो मनी ऑर्डरी प्रकार के और पर्यटन प्रधान है। अब पर्यटन के क्षेत्र में देखते हैं बहुत ज्यादा विकास हो चुका है उत्तराखंड में, और पर्यटन से बहुत ज्यादा आय प्राप्त होती है उत्तराखंड को। इसलिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है। पर्यटन को राज्य में उद्योग का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अंडरलाइन करके चलना, इंपोर्टेंट बात है ये कि उत्तराखंड में उद्योग का दर्जा मिला हुआ है जी, पर्यटन को अंडरलाइन करेंगे। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य जीडीपी का आकार, उत्तराखंड में देखकर चले, उत्तराखंड जीडीपी का आकार 3.33 लाख करोड़ या कहे 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। 2023-24 में देखें तो राज्य की जो जीडीपी है उत्तराखंड की, वो 3.33 लाख करोड़ या 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही है। देश की जीडीपी में ध्यान देंगे जरा, हम लोग देखकर चलेंगे देश की जीडीपी में। देश की जीडीपी में कौन सा नंबर हम लोग देखकर चलेंगे, देश की जीडीपी में तो देखकर चलेंगे देश की जीडीपी में उत्तराखंड का 20वां स्थान है। अंडरलाइन करेंगे, देश की जीडीपी में उत्तराखंड कौन से नंबर पर है, 20वें नंबर पर है देश की जीडीपी में उत्तराखंड। जबकि प्रति व्यक्ति आय में देश में कौन सा नंबर रखता है उत्तराखंड, 6वां स्थान। प्रश्नों को दोबारा से सुनना। हमने कहा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है, आप लोग कहोगे मनी ऑर्डरी प्रकार की है और पर्यटन प्रधान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। और उत्तराखंड में पर्यटन को क्या दर्जा मिला है, पर्यटन को उत्तराखंड में उद्योग का दर्जा दिया हुआ है। और उत्तराखंड की जो जीडीपी है कितनी है पिछली 2023-24 की, तो 3.33 लाख करोड़ या 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और देश की जीडीपी में कौन सा नंबर है, देश की जीडीपी में कौन सी रैंक है उत्तराखंड की, तो 20वीं। जबकि प्रति व्यक्ति आय में देश में कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है प्रति व्यक्ति आय में उत्तराखंड का। एक एक पॉइंट को निकाल कर चलना हमारे साथ में। जरा नई बुक लगा रखी हम लोगों ने, नई बुक है परीक्षावाणी की जो है। कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक होगी, तो अध्याय नंबर 15 आप लोग नई बुक से पढ़कर चलना, पुरानी बुक को छोड़ देना आप लोग अध्याय नंबर 15 के लिए। बाकी पुरानी ही बुक फॉलो करना, लेकिन कुछ चैप्टर है जो हम लोग बता रहे। हम लोग अध्याय नंबर 22 को पढ़ा चुके हैं परीक्षावाणी के, अध्याय नंबर 15 को पढ़ा रहे, बिल्कुल नई बुक से पढ़ना है जी। अध्याय नंबर 22 के तो हमने नोट्स भी बना कर दिए जी आपको जी, ठीक है। देखे जरा, आते हैं जरा इस पर हम। तो हमने कहा 2022-23 में राज्य की आय में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, पर्यटन। पर्यटन का हम लोग देख करते चले, जो लगभग 52% था। और देखो देश की जीडीपी में नंबर उत्तराखंड का 20वां, प्रति व्यक्ति आय में देश में कौन सा नंबर है उत्तराखंड का, 6वां। और देखो सर्वाधिक आय किससे प्राप्त हो रही है योगदान में, पर्यटन का मुख्य हिस्सा है, जो लगभग 52% तक पहुंच जाता है। SGDP राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जहां सेवा क्षेत्र का योगदान 38% था उत्तराखंड का। सेवा क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र में पर्यटन भी आ जाएगा, हॉस्पिटल भी आ जाएंगे, सारे क्या है जी, हॉस्पिटल सुविधा मिल रही, बस चल रही है, ये सारे क्या है, सेवा है। तो ये सारे सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, 38%। और देखो वही कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, 10%। और राज्य की लगभग 70% आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि था। 70% जो आबादी है उत्तराखंड की, उनकी आय का मुख्य स्रोत क्या था, कृषि रहा है। और सर्वाधिक आय देखो जरा, हम लोग पढ़कर चले अगर, पर्यटन सहित था, जो लगभग 52% था। SGDP में सेवा क्षेत्र का योगदान 38%, कृषि का योगदान 10%, और लगभग 70% लोग अपनी जीविका कहां से ले रहे, कृषि से ले रहे हैं। उत्तराखंड में कृषि प्रधान हो रहा जी अभी भी, देखकर चले जरा। अब देखो लिखे यहां पर जी, सेक्टोरल शेयर इन जीडीपी एट बेसिक प्राइस देखो 2022-23 का। कृषि और सहायक क्षेत्र का योगदान 10%, उद्योग और पर्यटन सहित उद्योग का योगदान 52%, सबसे ज्यादा योगदान ये है जी
SGDP में उत्तराखंड की राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 52% योगदान है उद्योग का और किसका जी, हम लोग देखकर चले, पर्यटन का जी। और सेवा क्षेत्र का कितना है, सेवा क्षेत्र का 38% जी, सेवा क्षेत्र का कितना मिला, 38% योगदान सेवा क्षेत्र का मिल रहा है। देखो आगे हमने जो जो पॉइंट बताए हैं उन्हें ध्यान से आप लोग रिवाइज करना। प्रश्न कैसे बनेंगे, आप लोग बार बार पढ़ोगे तो आपके मन में खुद से प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हमने एक बार बता दिया और आप लोग इसे दोबारा नहीं देखोगे, एक बार अंडरलाइन कर लेना, बार बार किताब को पढ़ना फिर, लेकिन समझ लेना एक बार पहले बस, उसके बाद किताब को बार बार करना जी काम जी, तब होगा जी काम। देखे जरा विशेष राज्य का दर्जा, यहां से प्रश्न देखो जरा पेपर के लिए। विशेष राज्य का दर्जा, वित्त आयोग और योजना आयोग की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अंडरलाइन करें, उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा मिला और विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला यह देश का 11वां राज्य है। अंडरलाइन करेंगे, विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला देश का 11वां राज्य है और 1 अप्रैल 2001 को इसे विशेष राज्य का दर्जा मिला है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र से सहायता 90% हिस्सा अनुदान के रूप में मिलता है। केंद्र से जो सहायता प्राप्त होगी, जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, 11 राज्यों में नाम देखेंगे जरा, उत्तराखंड का 11वां, जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है उन्हें केंद्र से सहायता 90% मिलती है और बाकी 10% हिस्सा ऋण के रूप में चुकाना पड़ता है बस, और 90% हिस्सा अनुदान के रूप में मिल जाता है केंद्र से। जबकि अन्य राज्यों को यह अनुपात 70% सहायता मिलेगी अनुदान के रूप में और 30% सहायता मिलेगी ऋण के रूप में। जो केंद्र से सहायता मिलेगी अन्य राज्यों को जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं है उन्हें 70% सहायता अनुदान के रूप में और 30% मिलती है जी ऋण के रूप में। आइए जरा आगे। सर्वप्रथम 1969 में एक साथ 3 राज्यों असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अंडरलाइन करना, 1969 में सबसे पहले असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है और 1971 में विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल को, 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, देखो मणिपुर M, फिर त्रिपुरा T, फिर से M, MMT कहे या MTM कहे। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 1972 में विशेष राज्य का, हिमाचल को 1971 में, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को 1969 में विशेष राज्य का दर्जा मिला था। 1975 में सिक्किम राज्य को, मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सिक्किम और देखकर चलेंगे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला है, 1975 में मिला है। किताब के अकॉर्डिंग हम लोग सारी बातें आपको समझा कर चल ले जो किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर समझ कर चलना जरा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को 1975 में मिला है। आगे ध्यान देंगे जरा हम लोग। कार्यशील जनसंख्या लिखी यहां पर जी, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में आइए जरा 38.39% लोग, 38.39% लोग कार्यशील है, मतलब अपने कार्य में इतने लोग लगे हैं जी लगातार, जो 12 का 12 महीने अपने काम कर रहे हैं जी। यहाँ पर 38.39% लोग पूरे उत्तराखंड की जनसंख्या में, जबकि 61.61% लोग या तो किसी पर आश्रित है या अकार्यशील है, या तो दूसरे पर आश्रित है जी वे लोग, या फिर कोई कार्य ही नहीं मिल रहा जी उन्हें कार्य। यहाँ पर जी 61.61% लोगों को। कुल कार्यशील जनसंख्या में जो मुख्य कार्यशील है जिन्हें लगातार हम लोग देखकर चले 74.73% है, जबकि सीमांत कार्यशील कितने हैं, 25.87% है। सीमांत में कुछ समय तक उन्हें काम मिलता है, कुछ समय तक नहीं मिलता, और मुख्य कार्यशील हम लोग देखकर चले काम मिलता रहता है। इन 38% का है ये, इन 38% में से 74.13 मुख्य कार्यशील, इन 38 में से अगर इन्हें 100% मान ले 38 को हम लोग, इनमें से 25.87% सीमांत कार्यशील है, जिन्हें साल में कुछ महीने ही कार्य मिल पाता है। कुल कार्यशील जनसंख्या में किसान कितने, 27%, और देखो कृषि श्रमिक कितने, कृषि मजदूर 6.38% कृषि श्रमिक या कृषि मजदूर है, और किसान कितने, 27%। 1.98% घरेलू उद्योगों में कार्य कर रहे हैं जी अपने। हमने कहा कुल कार्यशील जनसंख्या में 27% क्या है कृषक, और 6.38% क्या है कृषि श्रमिक, और 1.98 क्या है घरेलू उद्योगों में कार्य कर रहे हैं जी। एक प्रश्न और देखो आगे,
राज्य में कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? 50% से अधिक है। मतलब हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में महिलाओं की कृषि कार्य में ज्यादा हिस्सेदारी, 50% से अधिक हिस्सेदारी महिलाओं की है। आइए जरा देखकर चले आगे जरा। आगे लिखा है इसमें यहां पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वार्षिक वृद्धि दर। यहां अंडरलाइन करेंगे स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है वार्षिक वृद्धि दर का, तो केवल इतना याद करेंगे 2021-22 का बस 6.13% है। इसे पॉइंटों में याद रखेंगे 6.13% है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर है। वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में हमने देखा, स्थिर भाव पर है ये। और देखो जरा प्रचलित भाव पर देखो, प्रचलित भाव और नवीन श्रृंखला के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद। जब हम लोग आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, भारत की इकोनॉमिक्स, वहां पर सब बातें समझा देंगे, क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद, क्या होता है जीडीपी, सारी बातें हो जाएगी। निबल नेट वगैरह जो होता है सब समझा देंगे, राजस्व प्राप्तियां भी और राजस्व व्यय भी सब बता देंगे जी आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। अभी केवल आप लोग इस किताब के आधार पर हम लोग इसे अंडरलाइन करने का प्रयास करें, प्रश्न कैसे निकालने यहां से बीड से। सकल राज्य आय में प्रचलित भाव पर नवीन श्रृंखला के अनुसार सकल राज्य आय की स्थिति क्या है, तो 2021-22 में देखकर चले आय की स्थिति क्या मिली है, तो 22, 50, 96, 60 लाख में है ये, तो 22, 50, 96, 60 डाटा को याद कर लेंगे। सकल राज्य है, सकल राज्य आय है प्रचलित भाव पर। हो गया, आगे देखो। निबल नेट के बाद छोड़े जी निबल नेट को, राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक, ये इंपोर्टेंट पड़ेगा यहां पर। आइए राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक है, ये अंडरलाइन करेंगे, ये इंपोर्टेंट। और यहां से देखो क्या मिलेगा, प्रचलित भाव और नवीन श्रृंखला के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक अंडरलाइन करेंगे, द्वितीयक अंडरलाइन करेंगे, तृतीयक अंडरलाइन करेंगे। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों का योगदान प्रतिशत में इस प्रकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब देखो जरा ध्यान लगाना, प्राथमिक क्षेत्र ये रहा, द्वितीय क्षेत्र ये रहा, तृतीय ये रहा। 2017-18, 19-20, 18-19, 19-20, 21-22 ध्यान देकर चलना। प्राथमिक क्षेत्र में अंडरलाइन मत करना, भी जो हम लोग बताएंगे बस अंडरलाइन उसे करना। 2017-18 में प्राथमिक क्षेत्र 9.81, फिर 18-19 में 9.88, 10.32, 11.40, 11.28। अब देखो 11.40 से 11.28 आ गया, मतलब क्या है जी, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट गया अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट गया, देखो यहां पर जी 2021-22 में तो अर्थव्यवस्था का योगदान घटा। आइए जरा द्वितीय क्षेत्र में देखो, पहले 44-85, फिर 45-6, 42-56, 42-60, 41-89। तृतीय क्षेत्र का योगदान भी क्या हुआ, घटा है जी पहले की अपेक्षा। तृतीय में देखो 35-33, 36-85, 38-96, 37-44। अब देखो 38-56 हो गया जी, 38-56 हो गया। तो देखो जरा 20-21 की अपेक्षा देखना है हमें, 20-21 की अपेक्षा देखना है क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो 20-21 की अपेक्षा 21-22 में बढ़ रहा है, किसमें, तृतीय क्षेत्र में, और घट रहा है किसमें, हम लोग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में घट रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं, कृषि और पशुपालन किसमें आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। तो कृषि और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में, इसका योगदान घट रहा है जी अर्थव्यवस्था में, कृषि और पशुपालन का। और देखो द्वितीय क्षेत्र में क्या आएंगे, उद्योग वगैरह सारे किसमें, द्वितीय क्षेत्र में। और देखो यहाँ पर तृतीय में कौन है, तृतीय में कहेंगे पर्यटन वगैरह, सेवा क्षेत्र कौन है, तृतीय है। तो पर्यटन है, हॉस्पिटल सुविधा है, रेस्टोरेंट है, ये सारे क्या है जी, तृतीय क्षेत्र है। तो तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, और देखो प्रथम और द्वितीय का घटा है पहले की अपेक्षा। और पहले में कौन, कृषि और पशुपालन, और दूसरे में कौन है, उद्योग, और तीसरे में कौन है, सेवा क्षेत्र है। सेवा किससे मिल रही है, पर्यटन से भी मिल रही है, बस वगैरह चल रही है, सेवा मिल रही है। साथ में हम लोग देखते हैं होटल वगैरह, हॉस्पिटल सुविधा मिल रही है, तो सेवा मिल रही है। देखो जरा ये हमने पढ़ा यहां पर योगदान। आइए अब राज्य में प्रति व्यक्ति आय, यहां से भी पढ़ना है जी हमें, इंपोर्टेंट है जी ये भी। प्रति व्यक्ति आय में देखो जरा 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय देखें, राज्य की प्रति व्यक्ति आय देखें रुपए में 19,62,200, 19,62,82। तो हम लोग कहेंगे 1,96,282 रुपए है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 के अनुसार जो अभी चली, 1,96,282। जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय देखो
भारत की प्रति व्यक्ति आय देखेंगे हम लोग यहाँ पर जी 15,326 हम लोग पढ़कर चले जी, या कहें जी 15 लाख नहीं जी, 1,50,326, 1,50,326 रुपए और 1,96,282 रुपए। मतलब उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। आप लोग देखकर चलना प्रश्नों को, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। 1,96,282 उत्तराखंड की और 1,50,326 भारत की प्रति व्यक्ति आय है। और ये देखो 2021-22 का डाटा प्रकाशित कब हुआ, 2023 में आया है डाटा है जो। अब नया डाटा निकल कर चलेगा अलग से। राज्य की जनपदवार आय देखो जरा, राज्य की जनपदवार आय 2023 में प्रकाशित सांख्यिकी डायरी 2021-22, 2023 में प्रकाशित हुई है सांख्यिकी डायरी और कब की है, 2021-22 की सांख्यिकी डायरी है। इसके अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद हरिद्वार, अंडरलाइन करेंगे। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद रुद्रप्रयाग, दोनों को अंडरलाइन कर दें। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय हरिद्वार की है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग की है। और देखो शीर्ष 4 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद क्रम से देखना। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद में नंबर 1 पर हरिद्वार, नंबर 1 हरिद्वार, सर्वाधिक में उससे कम उधम सिंह नगर, नंबर 3 देहरादून और नंबर 4 चमोली। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और चमोली। शीर्ष न्यूनतम 4 प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद, नंबर 1 रुद्रप्रयाग, नंबर 2 टिहरी गढ़वाल, नंबर 3 उत्तरकाशी, नंबर 4 चंपावत। तो सबसे कम रुद्रप्रयाग की, नंबर 2 पर कम में, नंबर 2 पर कम में टिहरी गढ़वाल, नंबर 3 पर उत्तरकाशी और नंबर 4 पर चंपावत। सबसे अधिक हरिद्वार की और सबसे कम रुद्रप्रयाग की है प्रति व्यक्ति आय। अब आइए जरा देखो एक पॉइंट ये भी देखो, यहां पर देखो जरा इस पॉइंट को। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे घट रहा है। पीछे पढ़कर चले नहीं जी, कृषि का भी और उद्योग का भी। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में है, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में है और प्रथम और द्वितीय दोनों का क्षेत्र का योगदान घट रहा है। और सेवा क्षेत्र कौन से में, तृतीय में। सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। देखो जरा दिखाते हैं, ये यहाँ पर आइए, ये क्या है जी, कृषि वाला एरिया, कृषि क्षेत्र प्राथमिक में। और ये कौन है जी, उद्योग वाला, ये उद्योग वाला। और ये कौन है जी, सेवा क्षेत्र वाला। तो सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, कृषि और उद्योग का घटा है। समझ गए बात। आइए, सेवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक पर्यटन है। सेवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है, पर्यटन है। अतः स्पष्ट है कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन है। अंडरलाइन करें, राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन मिलेगा, पर्यटन। पर्यटन से बहुत ज्यादा आय प्राप्त होती है, पर्यटन से बहुत ज्यादा आय प्राप्त होती है। इस कारण से बोले कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन है जी, पर्यटन है। राज्य की अर्थव्यवस्था की नीड, जो हम लोग रीढ़ पढ़कर चलेंगे। आइए जरा, इसलिए सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दे रही है। अब देखो जरा, ये परीक्षावाणी है, इसमें 2023-24 का बजट है। अंडरलाइन करेंगे, 2023-24 के बजट को पढ़ेंगे। यहां से भी प्रश्न आ रखा है जी। अभी हाल ही में आबकारी का पेपर था, पिछले वाला बजट पूछ लिया, 2025 का नहीं पूछा जी उसने, 24-25 का, 23-24 का पूछ रखा है। तो हम लोग 23-24 को भी पढ़ेंगे और 24-25 को भी पढ़ेंगे जी बजट के। तो किताब से 23-24 को देख लो पहले। लिखा है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड सरकार का बजट राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने रखा था। 2023-24 में देखेंगे, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने यह बजट रखा है 2023-24 का। और राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी, पहला प्रश्न तो ये अंडरलाइन करो, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है, गैरसैंण। गैरसैंण में स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में 15 मार्च 2023 को प्रस्तुत किया था। ये प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 2023 का बजट जो रखा था, गैरसैंण में रखा था, ग्रीष्मकालीन राजधानी में 15 मार्च 2023 को। और मुख्यमंत्री कौन थे, पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस पहले ही पूर्ण बजट में 2025 तक सशक्त उत्तराखंड के निर्माण के लक्ष्यों को पाने के लिए रोड मैप तैयार करने का प्रयास कर रही है। तो सशक्त उत्तराखंड 2025 का टारगेट रखा है। उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिए 2025 का टारगेट है। हम लोग देखकर चलेंगे। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या पढ़ी है, गैरसैंण पढ़ी जी हमने। आइए, अब देखो कुछ प्राप्तियां लिखा है और व्यय लिखी है जी। 2023-24 का डाटा है। कुल देखो प्राप्तियां और व्यय का समायोजन, ध्यान देंगे जरा पॉइंट पर। 2023-24 के दौरान प्रदेश सरकार का कुल व्यय, अंडरलाइन करेंगे, 77,407 करोड़ अनुमानित।
कुल व्यय 2023-24 का है जी। कुल व्यय जो हुआ है अनुमानित कितना है 77,407 करोड़। और इससे पहले वर्ष में 2022-23 में कितना था 65,571 करोड़। पहले वाले को छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे। आप लोग देखिए बस इतनी बात कि 2023-24 का जो कुल व्यय रखा है 77,407 करोड़ रहा है। और पिछले की तुलना में कितना रहा है जी, बजट के अनुमान की तुलना में पिछले की अपेक्षा 18% अधिक आया 2023 में। 2022-23 की अपेक्षा 18% अधिक आया है। बस इतनी बात देखेंगे क्योंकि हम लोग अब की तुलना करेंगे 23-24 की तुलना 24-25 से करेंगे जी हम। इसलिए हम लोग कुछ मेन बातों को किताब से देख लेंगे, बाकी बजट अलग से पढ़ेंगे। तो हमें क्या देखना, दोबारा से सुनो। 2023-24 के दौरान प्रदेश सरकार का कुल व्यय कितना रहा 77,407 करोड़ अनुमानित रहा, जो पिछले बजट की तुलना में कितना परसेंट अधिक है, व्यय 18% अधिक है। और कुल प्रस्तावित रुपए 77,407 करोड़ रुपए में व्यय कितना, राजस्व व्यय में राजस्व व्यय कितना, राजस्व व्यय था 2023-24 में 52,748 करोड़ और पूंजीगत व्यय था 24,659 करोड़। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2023-24 का कितना रहा है 52,748 रुपए और 24,659 रुपए रहा है। अब देखो जरा आगे। और राजस्व व्यय में देखो 61 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान हेतु प्रस्तावित किया गया। 6,161 करोड़ ब्याज भुगतान के लिए आया है। तो राजस्व व्यय कितना, पूंजीगत व्यय कितना और राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान कितना, साथ में कुल व्यय कितना, ये बात याद रखेंगे। अब देखो ये सारी बात राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की है और राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान सहित है। अब आगे चलो, एक एक पॉइंट को पकड़ना जी, हमारे जो बताना चाह रहे हैं डाटा जी। बार बार पढ़ोगे तो डाटा याद हो जाएगा आपके, लेकिन बिना बार बार पढ़े आप लोग पेपर भी नहीं निकाल पाने के। ये सोचते हो कि आप लोग एक ही बार पढ़ लोगे और बिल्कुल याद रख लोगे, तो ऐसा नहीं होगा जी। 2023-24 में देखे जरा प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियां कितनी रही। प्राप्ति, अब प्राप्ति है, पहले वही पढ़ा। राजस्व प्राप्ति 57,057 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति कितनी रही 19,535 करोड़ 2023-24 में। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व कितना था, कर राजस्व टैक्स 31,402 करोड़। राजस्व प्राप्ति में टैक्स से कितना आया 31,402 करोड़। और शेष रुपए कहां से आए, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसे हिंदी में बोलते करेतर राजस्व। नॉन टैक्स से कितना मिला 25,655 करोड़। टैक्स से मिला 31,402 करोड़ और नॉन टैक्स से मिला है 25,655 करोड़। मतलब कर से मिला है 31,402 करोड़ और करेतर राजस्व से मिला है 25,655 करोड़। आइए जरा देखिए इसमें जरा 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटा मतलब फिजिकल डेफिसिट कितना रहा है 9,047 करोड़ रहा है। 9,047 करोड़ रहा है राजकोषीय घाटा, जो घाटे की बात कर रहे हैं। जबकि प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट 2,886 करोड़ रुपए बजट में अनुमानित किया गया। प्राथमिक घाटा 2,886 करोड़ रुपए का और राजकोषीय घाटा वो रहा है 9,047 करोड़ का। आप लोग देखकर चले, हमने राजकोषीय घाटे में कितना अनुमान लगा उसे भी देखे जरा। इसने कहा बजट सार एक दृष्टि में छोड़ देंगे, बाकी चीजें तो आप लोग जो मेन है हम लोग बता देंगे सारे, ठीक है। आइए जरा देखो जरा 2023-24 को देखना है बस। विषय लिखा है, प्राप्ति लिखी है बजट सार में। राजस्व प्राप्ति 2023-24 की कितनी रही है 57,057.26 करोड़। कर राजस्व कितना रहा प्राप्तियों में 31,402.48 करोड़। करेतर राजस्व नॉन टैक्स कितना रहा है 25,654.78 करोड़ यहां पर जी। और पूंजीगत प्राप्ति कितनी रही है 19,535.28 करोड़। हमें यही देखकर चलने, यहां से एक ही साथ में हमने सारा डाटा अंडरलाइन कर दिया। आइए जरा, ये है जी कुल प्राप्तियां। कुल प्राप्ति कितनी रही है 76,592.54 करोड़ कुल प्राप्ति रही है। अंडरलाइन करेंगे इसे। ये हमने प्राप्ति पढ़ी जी अभी 2023-24 के। अब व्यय देखो जरा, व्यय में
व्यय में हम लोग देखकर चलेंगे, पूंजीगत व्यय अगर देखकर चले, और राजस्व व्यय देख लेंगे हम लोग केवल जी 2023-24 का देख लेंगे। आप लोग कुल व्यय कर लीजिए, बस छोड़िए सारी बातें, कुल व्यय कर लीजिए 77,407.08 करोड़, कुल व्यय को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और एक देख लेंगे पूंजी खाते पर, पूंजी खाते पर, और एक राजस्व खाते पर, राजस्व खाते पर 52,747.71 और पूंजी खाते पर 24,659.37 करोड़। इतना देख लीजिए बस, इसमें 2023-24 में देख लीजिए हम। राजकोषीय घाटा देख लीजिए 17 नंबर पर, राजकोषीय घाटा। ये सारे +515 ये सारे ना समझने का टॉपिक है आपका, केवल हम लोग फैक्चुअल डाटा बता करके आपको परीक्षा वाणी का काम करवा रहे हैं जी। बाकी समझने का टॉपिक इकोनॉमिक्स में चलेगा, पूरे विस्तार से हम लोग इसे समझ कर चलेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखे जरा, राजकोषीय घाटा 9046.91 करोड़ रहा 2023-24 में, और प्रारंभिक घाटा कितना रहा तो 2885.51 करोड़ रहा है। इतनी बातें आप लोग अंडरलाइन करके चलेंगे। आइए जरा, अब है महत्वपूर्ण बजटीय घोषणाएं। बजट में क्या क्या घोषणा हुई है उनके विषय में पॉइंट देखेंगे। ये घोषणा 2023-24 वाली है, हमने 2023-24 वाली बात करें। आइए जरा कुछ मेन को देख लेंगे बस। बजट में कोई नया कर नहीं आया, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मोदी मंत्र से प्रेरित बजट है 2023-24 का। रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से प्रेरित बजट है। एनसीसी कैडेट के लिए जलपान भत्ता 15 रुपए प्रति परेड, कैडेट से बढ़ाकर कितना कर दिया 45 कर दिया है जलपान भत्ता। नंदा गौरा योजना में के तहत पात्र परिवार की प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म के समय 11,000 रुपए मिलेंगे, बालिकाओं के जन्म के समय नंदा गौरा योजना के तहत। और कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर उन्हें 51,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, 51,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी 12वीं करने पर जी। 12वीं की कक्षाओं में जो पास हुए उन्हें 51,000, और जिनका जन्म हुआ है प्रथम 2 कन्याओं पर 11,000 रुपए की धनराशि उन्हें मिलेगी। इस योजना के तहत कितना बजट आया है 2023-24 में? 2023-24 में 282.50 करोड़ रुपए का बजट है इन योजना के लिए। और राज्य कैंसर संस्थान कहां शुरू करने की घोषणा है? हल्द्वानी में कैंसर संस्थान बनेगा, वहां पर हल्द्वानी में। बाजपुर व कोटगी, कोटगी कहां पड़ता है और बाजपुर कहां पड़ता है? 2 नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है। कोटगी पड़ता है जी रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में पड़ता है जी कोटगी, और बाजपुर पड़ता है जी उधम सिंह नगर में, यूएस नगर में, यूएस नगर में बाजपुर। समझ गए? हाँ जी, यहां पर 2 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे जी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जी, बस इतना बात देख लेना, नंदा गौरा योजना को और एनसीसी कैडेट को बस, और मोदी मंत्र को, ये देख लेना जरा। आगे चले, ये देखो जरा, यहां पर इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। 2023-24 के बजट में राज्य में प्रस्तावित G20 बैठकों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया बजट में जी। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ था 2023-24 में उत्तराखंड के लिए जी, G20 की बैठक कराने के लिए। और देहरादून में राजकीय वृद्ध आश्रम स्थापित करने की घोषणा हो चुकी है। राजकीय वृद्ध आश्रम कहां बनेगा? देहरादून में, जो राजकीय वृद्ध आश्रम होगा। आगे राज्य कर के प्रमुख स्रोत दिए हैं, प्रमुख टैक्स दिए हैं। आगे राज्य कर में से कैसे पर्सन बनेंगे, हम लोग किताब में केवल आपको पर्सन निकालने सिखा रहे हैं कि पर्सन कैसे बनाकर चलोगे आप लोग जी। राज्य कर के प्रमुख स्रोत दिए हैं यहां पर जी। यहां से देखना जरा कौन कौन से टैक्स उत्तराखंड में है राज्य कर के प्रमुख स्रोत में। वाणिज्य व्यापार कर जिसे वेट कहते हैं, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प व निबंधन शुल्क, तीनों शुल्क इंपोर्टेंट है। आबकारी कर भी लगता है, ये भी इंपोर्टेंट है। मनोरंजन कर भी उत्तराखंड में लगता है, विद्युत कर, मनोरंजन कर, भू राजस्व कर और होटल पर कर सब, और वाहन पर कर, ये टैक्स है। और सबसे बड़ा टैक्स कौन सा? वाणिज्य व्यापार कर, इसी का नाम बिक्री कर भी है। वाणिज्य व्यापार या बिक्री कर सबसे बड़ा टैक्स का सोर्स है, लिखा भी है। राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है वाणिज्य कर या बिक्री कर या व्यापार, इंपोर्टेंट है जी पॉइंट ये। इसके बाद दूसरा स्रोत कौन सा है? राज्य उत्पाद शुल्क। तीसरा कौन सा है? स्टाम्प व निबंधन शुल्क। और चौथा है वाहन कर। सबसे बड़ा कौन मिला है? हमने कहा है राज्य में वाणिज्य बिक्री कर या व्यापार कर। दूसरा कौन है? राज्य उत्पाद। और तीसरा कौन है? स्टाम्प व निबंधन शुल्क है। देश के 22वें राज्य के रूप में 1 अक्टूबर 2005 से मूल्य संवर्धित कर वेट
वेट लागू हुआ है, जिसे हिंदी में कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स, अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में वैल्यू एडिड टैक्स को कहते हैं मूल्य संवर्धित कर। 1 अक्टूबर 2005 से लगा था वेट उत्तराखंड में, और देश का 22वां राज्य जी उत्तराखंड वेट को लगाने वाला। इस प्रणाली में कर की कुल 3 दरें थी जो वेट में थे। इस व्यवस्था में प्रत्येक करदाता को 3 नंबर दिया जाता था। यह कर सेल्फ असेसमेंट पर आधारित था। हमें केवल इतना देखना, उत्तराखंड वेट लागू करने वाला देश में कौन सा नंबर, 22वां। कब उत्तराखंड में वेट लागू हुआ, 1 अक्टूबर 2005। टैक्स का सबसे बड़ा सोर्स कौन है, वाणिज्य व्यापार या बिक्री कर, दूसरा उत्पाद शुल्क, तीसरा स्टाम्प व निबंधन शुल्क। इतनी बात देखनी जी, बस बाकी छोड़ दो। आइए आगे, यहां से पकड़ो जी बाकी आगे। 1 जुलाई 2017 को राज्य में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से अर्थात जीएसटी लागू किया गया। उत्तराखंड में जीएसटी कब लागू, 1 जुलाई 2017 से। और देखो जीएसटी को लागू करने वाला कौन से नंबर का राज्य, उत्तराखंड। 5वें नंबर का लिख देना यहीं पर कहीं, जीएसटी लागू करने वाला 5वां राज्य जी उत्तराखंड, 5वां राज्य उत्तराखंड। जीएसटी लागू करने वाला 5वां राज्य जी उत्तराखंड जी। पहला राज्य कौन होगा, असम, लिख देना कहीं पर जरा। अब देखो 20 अप्रैल 2018 अंडरलाइन करेंगे। 20 अप्रैल 2018 से राज्य में प्रदेश के भीतर माल परिवहन पर ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई। मतलब उत्तराखंड के अंदर कोई भी माल परिवहन आएगा तो उस पर ई वे बिल लगाया जाएगा। 20 अप्रैल 2018 से लग रहा है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी को लागू करने वाला उत्तराखंड 5वें नंबर का राज्य है। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी बातें पढ़ी अध्याय नंबर 15 में पढ़ी है। क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए, फैक्चुअल डाटा बहुत है, 1 या 2 बार आप लोग इसे सुन करके अंडरलाइन कर देना, और फिर बार बार इसी किताब को पढ़ना, इसी चैप्टर को बार बार करना जी। आप लोग जब तक आप लोग परीक्षा वाणी को अच्छा नहीं करोगे तब तक समझ लेना आप लोग उत्तराखंड सही नहीं हो पाने का आप लोग ध्यान देकर चलना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी कुछ बच्चों का अपर पीसीएस का एग्जाम है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण परीक्षा वाणी साबित होगी जी। आप लोग ध्यान दिलाना जरा। 14 जुलाई को एग्जाम होना जी अपर पीसीएस का, और देख लेना आप लोग जी परीक्षा वाणी के कितने अच्छे खासे क्वेश्चन वहां से देखने को मिले जो आपकी क्लास हम लोगों ने ली है जी। तो प्रयास करेंगे हम लोग आपका साथ देने का इसी प्रकार से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए आप सभी लोग और अच्छे से पढ़ाई करिए जरा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।